नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया है और सिटीजन पोर्टल पर इसकी रजिस्ट्रेशन को भी शुरू कर दिया गया है। सीएए 2019 शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। इस एक्ट को लेकर पिछले कई सालों में बहुत से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले हैं और इस एक्ट के लागू होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है ऐसा इस एक्ट में जो इसे विवादित बनाता है और देश को इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इसके आने के बाद किसे नुकसान होगा और किसे इसका लाभ मिलेगा, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं। इस पूरे एक्ट को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि नागरिक यानी कि सिटीजन आखिर होता क्या है। देखिए, सिटीजन एक स्टेटस होता है जो किसी भी देश में रह रहे व्यक्ति को दिया जाता है। जिसके पास यह स्टेटस होता है उसके पास उस देश के सर्वाधिक अधिकार होते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि नागरिक की पहचान होती कैसे है? जो किसी देश का स्थायी निवासी है, यानी कि जिसके पास उस देश का पासपोर्ट है या फिर उस देश में उसके नाम पर या उसके पूर्वजों के नाम पर कोई जमीन है या फिर उसका जन्म उस देश में हुआ है, उस व्यक्ति को उस देश का नागरिक माना जाता है। और जिसके पास इन सब में से कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी वो उस देश में रह रहा होता है, उस व्यक्ति को उस देश का अवैध नागरिक यानी कि इलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है। ये सारी लड़ाई लीगल और इलीगल इमिग्रेंट को पहचानने की है। इलीगल इमिग्रेंट को पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की है ताकि भारत के असली नागरिकों को देश की सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल सके। देखिए, देश में इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या कोई नई नहीं है। पिछली सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में इस समस्या को सुलझाने के कई प्रयास किए हैं। कुछ सफल हुए तो कुछ असफल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केवल 2019 में ही नहीं, इससे पहले 5 बार देश में आ चुका है। यहां से पता चलता है कि पिछली सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ प्रयास तो किए थे। ऐसा ही एक प्रयास सन 1998 में बीजेपी की सरकार ने भी किया था। इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति बीजेपी का शुरुआत से ही सख्त रवैया रहा है। जब यह सरकार पावर में आई तो इन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट एक्ट 1920 में बदलाव किए। अवैध पासपोर्ट वालों की सजा 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। फिर 2003 में इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में कुछ संशोधन किए। ये वही समय था जब पहली बार भारतीय संविधान में इलीगल इमिग्रेंट का मतलब डिफाइन किया गया था और साथ ही ये भी संशोधन किया गया था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे उनके बच्चे भी इलीगल ही माने जाएंगे और ये लोग कभी रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के पात्र नहीं होंगे। भारत की नागरिकता पाने के 2 तरीके होते हैं, पहला तो नेचुरलाइजेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन। सीएए 2003 इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया गया था और ये चीज देखते हुए उस समय विपक्ष में रहे मनमोहन सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि उस वक्त देश के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, को बांग्लादेश से आ रहे हिंदू इमिग्रेंट्स को रिबेट देने की अपील भी की थी, जिस पर उन्होंने बांग्लादेश से आ रहे इमिग्रेंट्स को रेफ्यूजी के तौर पर देखे जाने का आश्वासन भी दिया था। यही नहीं, 2003 में सिटीजनशिप रूल्स भी बनाए गए थे। इन रूल्स में पहली बार एनपीआर और एनआरसी का जिक्र किया गया था। इन रूल्स को अगले टर्म्स में इंप्लीमेंट करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार अगले टर्म में रिपीट नहीं कर पाई थी और ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। लेकिन 2004 में सरकार ने जाते जाते फॉरेनर्स एक्ट 1946 में बदलाव कर दिए। अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नकली प्रूफ दिखाकर भारत की नागरिकता पाई है, उन्हें और उनकी मदद करने वालों को 2 से 8 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। अब तक सरकार का रवैया इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर धर्म के आधार पर देखना बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जब 2014 में चुनाव होना था, तब बीजेपी की लीडरशिप पूरी तरह से बदल चुकी थी और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बीजेपी का स्टैंड भी। बीजेपी ने खुलेआम तौर पर अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर करेंगे, लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, जो लोग पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हैं और प्रताड़ित होकर वो भारत देश में आए हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बात बीजेपी ने खुले तौर पर कह तो दी थी, लेकिन अभी तक इसका पॉसिबल होना संभव नहीं था, क्योंकि 1998 में बीजेपी की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाकर यह साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। आगे चलकर जब 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई तो उन्होंने इसके ऊपर एक पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो ये डिसाइड किया गया कि नागरिकता देनी किसे है, फिर ये डिसाइड किया गया कि किस किस देश से आए लोगों को देनी है, फिर एक डेट का चुनाव किया गया 21 दिसंबर 2014
इस डेट से पहले जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आए थे और जो इस पॉलिसी के मापदंडों पर खड़े उतरते हैं, उन्हें नागरिकता दी जानी थी। लेकिन अभी भी उन्हें नागरिकता देना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए पहले तो पासपोर्ट एक्ट 1920 में संशोधन लाया गया और ये कहा गया कि इस एक्ट की धाराएं उन लोगों पर लागू नहीं होंगी जो इस पॉलिसी के अंदर आते हैं। फिर फॉरेनर्स एक्ट 1946 में भी संशोधन लाया गया और कहा गया कि उस एक्ट की धाराओं के अंदर जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी केस चल रहा है, अगर वो व्यक्ति इस पॉलिसी के अंदर आता है तो उसका केस खारिज कर दिया जाएगा। अब अंत में 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सदन में पेश किया गया। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इस बिल को सदन में पेश किया गया तो बिल के क्राइटेरिया को देखते हुए बवाल मच गया, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जिन धर्मों को मानने वाले लोगों को नागरिकता देने का चुनाव किया गया था, उनमें मुसलमान और यहूदियों को शामिल नहीं किया गया था। दूसरा विवाद, नागरिकता देने के लिए केवल 3 ही देशों को चुना गया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। विपक्ष का कहना था कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर इस तरह से बिल लाना आर्टिकल 41 का उल्लंघन है। साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा कि श्रीलंका में जो तमिल लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको इस पॉलिसी में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। इन वजहों से लोगों में भ्रांतियां फैलने लगी, जैसे कि बिल के पास होने के बाद भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश में जमकर प्रदर्शन हुए। इस वजह से बिल पहली बार में सदन में पास नहीं हो पाया, लेकिन 2019 में इस बिल को फिर से सदन में पेश किया गया, लेकिन इस बार बिल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। जैसे कि जो लोग इस पॉलिसी के अंदर आते थे, उन्हें नागरिकता 31 दिसंबर 2014 से नहीं बल्कि डेट ऑफ एंट्री से मिलेगी। मतलब कि जब वे लोग इस देश में आए थे तब से उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था कि नेचुरलाइजेशन की जो अवधि 12 साल थी, उसे घटाकर 5 साल प्लस 1 साल कर दिया गया और इस एक्ट के प्रावधान को 6th शेड्यूल में आने वाले लोगों पर लागू नहीं किया जाएगा। ये एक चालाक मूव था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हो रहे बवाल एकदम से शांत हो गए और 2016 में पेश किए गए इस बिल में सबसे बड़े लूप होल को भी फिक्स कर दिया गया। अगर नागरिकता 21 दिसंबर 2014 से दे दी जाती और अगर किसी इलीगल इमिग्रेंट जो इस पॉलिसी के अंदर आता है, उसकी शादी के बाद बच्चे हो गए होते, तो वह बच्चे इलीगल पाए जाते। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए 2019 में इसे बदलकर डेट ऑफ एंट्री कर दिया गया। CAA 2019 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी विशेष समुदाय के व्यक्तियों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 2016 से सरकार निरंतर ये कह रही है कि ये नागरिकता छीनने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। और सरकार ठीक कह रही है, नागरिकता छीनने वाला कानून NRC में होगा, लेकिन इसका नुकसान केवल चुने हुए ऐसे लोगों पर ही होगा जो सच में इलीगल तरीके से भारत देश में रह रहे हैं। इस टॉपिक पर विस्तार से वीडियो बनाकर हम आपको इसकी प्रक्रिया भी समझाएंगे। सरकार ने CAA 2019 के तहत नागरिकता देने के लिए लोगों के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। लोग सिटीजन पोर्टल में जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लोगों को सबसे पहले कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने होंगे। अगर वो बुनियादी सवालों के जवाब सही दे पाए तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर बिल में वर्डिंग्स को थोड़ा सा बदल दिया जाता और धर्मों को पॉइंट ना करते हुए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता, तो क्या जो प्रोटेस्ट 2016 से चल रहे हैं वो होते? शायद नहीं। इस बिल को लागू करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब ये अनजाने में किया गया है या सोच समझकर प्लान के तहत इसको किया गया है, ये तो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि पॉलिटिकल एजेंडे को प्रूव करने के तहत ये सब किया गया हो, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि CAA किसी की नागरिकता नहीं छीनता। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस एक्ट को सही तरीके से नहीं समझता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस एक्ट के आने से भ्रांतियों के चलते घबराया हुआ है, तो आप उस व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।